एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हर दाव उल्टा क्यों पड़ रही है। क्या वह आने वाला संकेत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए है या समझाने के लिए है। कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हर दाव जब लगाती है तो वो दाव उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं। क्या ये विदाई का वक्त आ गया है। ये सब राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अभी कौन से ऐसी दाव भारतीय जनता पार्टी ने चली जिसकी दाव उल्टे पड़ते चले गए। जी हाँ, अभी मैं बात करूंगा नूह की। जो मेवात में जो घटना घटी, यानी नूह में जो घटना घटी, उस घटना के बारे में दिल दहलाने वाली जो खबरें आई, वो तो भारतीय समाज के सभ्य समाज में इसको तो जिस अंदाज से देखा गया, जिसकी आंखें भर आई। और हर देशभक्त जब इस बात पे चर्चा करते हैं तो उनकी आंखें नम तो जरूर हो जाती है। तो क्या यही भारत को विश्व गुरु बनाने की कवायद की जा रही है। क्या इसी विकसित भारत के लिए 5 ट्रिलियन के जो सपने देखे गए हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो कवायद की गई है, क्या इसका रास्ता इधर से ही गुजरेगा। जी हाँ, ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय तो बना हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि नूह में जो घटनाएं घटी और आज भी उस वहां कर्फ्यू लगे हुए हैं और इंटरनेट सेवा बंद है और जन जीवन सामान्य होने में समय लग रहा है और करीब 45 एफआईआर हो गए और करीब 139 लोग गिरफ्तार किए गए और 6 लोगों की जान तो बिल्कुल चली गई, जिसमें एक पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले शामिल हैं। तो क्या ये सब सुनियोजित है। ये सारी बातों का खुलासा तो खट्टर साहब को उस बयान से ही सामने आ गए। खट्टर साहब ने जो बयान दिया कि जो घटना नूह में घटी ये पूर्व नियोजित थी, यह षड्यंत्र का हिस्सा था। तो सवाल है कि 24 घंटे में जो खट्टर साहब को कहां से ऐसा इनपुट मिल गया कि वो ये बयान देने से पूरे गुरेज नहीं किए कि ये सारे षड्यंत्र का हिस्सा है। तो सवाल है कि मुख्यमंत्री तो आप हैं, तो आपको कैसे इसकी सूचना पहले नहीं मिली। क्या आपको मालूम नहीं था कि जो जुलूस निकलेगी उस जुलूस में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हथियार ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहे हैं। ये सब बातों पे और पुलिस की जो मुस्तैदी है उस हिसाब से क्यों नहीं हुई, ये सारी बातों का जवाब तो आपको देना चाहिए। कहां आपकी जो है गुप्तचर विभाग फेल हो गई, कौन से अधिकारी आपको सही सूचना देने में विफल हो गए, ये तो आप ही जिम्मेवार हैं। आप ही बताइए इनको। लेकिन 24 घंटे में ही ये अजीब दास्तान है कि सारा इनपुट तो 24 घंटे में ही मिल गए। अगर ये इनपुट पहले मिलता है कि मेवात के इलाकों में जब लोग जब घुसेंगे तो उस इलाके में जब पथराव हो गए, हथियार चमकाए जाएंगे, तो फिर इसको रोकने की कोशिशें क्यों नहीं की। इसकी जवाब कौन देगा। जी हाँ, खट्टर सरकार को ही देना होगा। और जब बात अंदर खाने की चली है तो कौन सा दाव है इस वक्त में उल्टा पड़ गया, ये भी आपको हम बताएंगे। इसको बोलने से पहले, इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर देश हित में जो बातें की, उससे तो उनको बधाई तो मिलना ही चाहिए। तो जो राव इंद्रजीत सिंह ने है जो बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को भले ही अच्छा ना लगा हो, लेकिन आम जन और भारत के देशभक्त और भारत के अंदर से जो लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, सच्चे देश प्रेमी, उनको तो इसके लिए बड़ा बधाई तो उनको देते हुए दिख ही गए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कोई भी है। तो सवाल यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहा क्या। जी हाँ, राव इंद्रजीत सिंह ने जो राज्य सरकार को कटघरे में ही खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई जुलूस में हथियार कैसे ले जा सकता है, कोई जुलूस में हथियार लेके जाता है क्या, और जुलूस में हथियार कौन किसको दिया और हथियार किसने किसको थमाया, यह जांच का विषय है। तो सवाल है कि इसका आयोजन तो विश्व हिंदू परिषद ने की थी, तो क्या विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में खड़ा होने की कवायद की गई है। तो याद कीजिए राव इंद्रजीत सिंह का जो इसी मामले को लेकर
भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने तक पहुंच गए। और जब उनसे बाहर आने पर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं प्रधानमंत्री को एम्स और दूसरे चीजों को उद्घाटन के लिए आमंत्रण देने के लिए गया था। जब मीडिया ने सवाल खड़ा किया कि क्या नूह हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री से बात हुई, तो उन्होंने जो इशारा किया वो स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें जब मिलती है तो बात तो होती है, हर बात मीडिया में नहीं बताया जा सकता है। तो यह बात स्पष्ट हो गया कि निश्चित तौर पर नूह के मामले में सरकार से बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई तो आने वाला समय पर संभव पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिलेरी के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने जो बातें रखी, निश्चित तौर पर वो भले ही विश्व हिंदू परिषद के आयोजकों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, वो अलग सी बात है, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो स्पष्ट तौर पर है। उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को भी कहा कि मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि वो लोग हिंसा नहीं की, ये भी उनकी साफगोई के लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। तो सवाल है कि राव इंद्रजीत सिंह वही वो शख्सियत है जब किसान का आंदोलन देश में चल रहा था और हरियाणा में कोई विधायक, मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने से घबरा रहे थे और जो माहौल बन गया था, इस बीच में राव इंद्रजीत सिंह थे जो झज्जर के पटौदी में एक बड़ा कार्यक्रम करके एक नया मैसेज देने का काम किया था। और उन्होंने मंच से ही सरकार को किसानों और जवानों से बात करने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि देश किसानों और जवानों को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। जी हां, यही है राव इंद्रजीत सिंह की साफ गोई। उसके बाद जो हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उन्होंने भी सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया, यह स्पष्ट करता है कि जेजेपी और बीजेपी में इस वक्त में सही तो कुछ भी नहीं है। कोई अंदर खाने में गैप तो जरूर है, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला सामने आए तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के आयोजकों को कटघरे में खड़ा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद का नाम इसलिए भी क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है कि ये कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा आयोजित की गई थी। तो मैं यहां सिर्फ आयोजकों को की बात कर रहा हूं। जो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आयोजकों ने बड़ी गलती की, उन्होंने पुलिस प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी, जिसके वजह से वहां सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रही है। यह कह के उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा तो जरूर कर दिया। तो इस तरह की बातें जो विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक तो जरूर इकट्ठा करती है, चाहे वो बजरंग दल हो या आरएसएस हो, उसका जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के सोच से बिल्कुल मिलता है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपना समर्थन के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार जो बैठी रहती है। तो सवाल यह है कि सारे दाव अब क्या उल्टा पड़ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है आरएसएस और आयोजक मंडली को कटघरे में खड़ा होने के पीछे जो तर्क दे रही है, क्या अंदर खाने की वो लड़ाई है? ये सारी बातें राजनीतिक में चर्चा का विषय तो बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से कहे कि हिम्मत तो हर दल के लोगों को करना चाहिए। जिस हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी सरकार को, यानी जो डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, और सैल्यूट तो हम दुष्यंत चौटाला को भी करेंगे जो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी सभी दल अगर दलगत से उठकर अगर देश हित में ऐसी बात करने लगेगी तो जाहिर से बात है भारत में दंगे फसाद तो बिल्कुल रुक जाएंगे। तो सवाल यह खड़ा होता है कि कौन लोग हैं जो भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। याद कीजिए, जो भारत में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे और दिल्ली में भयानक दंगा फैला हुआ था। ऐसा दंगा जिसको रोकने के लिए लास्ट में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को उतरना पड़ा और उसके बाद बड़ी मशक्कतों के बाद दिल्ली में दंगे रोकना। उसके बाद दिल्ली में दंगे रुके तो समझ में यह बात आता है कि इस तरह से छवि कौन बना रहा है। क्या किसी देश के राष्ट्रपति जब भारत में आएंगे और जहां पर रुकेंगे वहां पर दंगे फसाद कौन सा मैसेज देना चाहता है? तो सवाल यह है कि ऐसी छवि बना कौन रहा है, इसकी जांच करेगा तो कौन करेगा? ये सब व्यक्त प्रश्न जो है देशभक्तों के दिलों में हमेशा कौंधते रहता है।
उनको परेशान करते रहता है। क्या इसी तरह भारत की को विश्व गुरु बनाने के सपने और कवायदे गढ़ी जा रही है, या यक्ष प्रश्न भी लोगों के दिलों में बैठी हुई है? क्या भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो भारत में इन्वेस्टमेंट करने की बात लगातार करते हैं, तो क्या जहां दंगे फसाद होंगे, जहां देश में मणिपुर की जैसे घटनाएं घटित होगी, 90 दिनों के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहां पर जनजीवन सामान्य करने में असफल नजर आएगी, और वहां के बाद जो मिजोरम में घटी और जो इसमें कुछ न कुछ घटनाएं घटी, क्या ये इशारा करता है कि भारत में इस पथ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? इसको रोकेगा कौन? मणिपुर में 90 दिन से जो हालात हुए और लगातार जो हिंसा की खबर आते चली गई, और उसके बाद मणिपुर से मेवात तक, और बीच में जो महाराष्ट्र में भी जो दंगे फसाद के जो न्यूज सब आए, क्या यही भारत के विकसित देश के सपने देखे जा रहे हैं? इसको कौन रोकेगा? इसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार क्या राज्यों में इसकी जिम्मेदारी तय करके अपने पल्ले झाड़ ले रहे हैं? तो अगर ऐसी बातें हैं तो हरियाणा में भी तो डबल इंजन की सरकार है, और मणिपुर में भी तो डबल इंजन की सरकार है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में जो दंगे हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, या दूसरे राज्यों में हिंसा और दंगे फसाद भारत की जो नीति बनते जा रही है, इसको रोकने की सख्त आवश्यकता है। वरना भारत की जो छवि विदेशी मीडिया में जो गढ़ी जा रही है, उसे रोक पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। यह स्पष्ट तौर से समझने की जरूरत है। भारत का मिजाज, भारत की जो आत्मा है, वो हिंसा से दूर रहने वाली है। फिर भी कुछ गंदी मछलियां लगातार भारत में इस तरह से जो विश्वमन करती है कि भारत में दंगे तो हो ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का। क्या मेवात में जो हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई, क्या मेवात के लोगों को क्या इसके लिए भड़काया नहीं गया होगा? वो पत्थर चलाने लगे, उसके हाथ में जो हथियार देखने की बात कही जा रही है, क्या यह संभव है कि बिना भड़काए हुए मेवात के जो अल्पसंख्यक समाज है वो क्या पथराव करने के लिए आते? कौन लोग थे जो मोनू मानेसर के वीडियो उन लोगों को दिखाकर उनको भड़काने का काम किया? ये भी जांच का विषय है। इसकी जांच करेगा कौन? सवाल यह है कि खट्टर के उस बयान का तो समर्थन करना ही चाहिए कि दंगाइयों से उसकी भरपाई की जाएगी, जो नुकसान होने वाली भरपाई उससे की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जांच सही दिशा में होना चाहिए। बड़ी मछलियां बचनी नहीं चाहिए। क्या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ के क्या इस मामले में भी इतिश्री कर लिया जाएगा? यह भी सवाल यक्ष प्रश्न करके बनी हुई है। तो याद कीजिए कि हर बड़े दंगे हो या बड़े मामले हो, बड़ी मछलियां तो बच ही जाती है और फंस जाती है छोटी छोटी मछलियां। और इसके बाद कौन किसको याद रखता है कि कौन क्या था, ये बड़ा स्पष्ट है। जब मोनू मानेसर की बात हो और जब हरियाणा सरकार उसको पकड़ने में विफल हुई, जब जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़ने में हरियाणा पुलिस नाकाम हो गई, और 24 घंटे में ही जब हरियाणा के खट्टर सरकार को यह पता चल जाता है कि षड्यंत्र का हिस्सा है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि खुद मुख्यमंत्री होकर उनको जब इसकी जानकारी नहीं थी कि षड्यंत्र उनके सामने होते चला गया और उनके कानों तक खबर नहीं पहुंची, इसकी जिम्मेवारी तय कौन करेगा? अभी तक तो किसी अधिकारी पर इसकी कोई कार्रवाई तो करने की सूचना प्राप्त नहीं है, और शक करने वाले कहते हैं कि संभव है कि इस पर कार्रवाई लोगों को नहीं की जाएगी। बहरहाल करीब 45 एफआईआर और 139 आदमी की गिरफ्तारी जब मीडिया के जगत पर आती है, तो इससे जो विदेशों में जो हमारी छवि बनती जा रही है, ये तो भारत के लिए एकदम शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो याद कीजिए, प्रधानमंत्री लगातार विदेशों में जाते हैं और भारत के बारे में जब बयान करते हैं, और जब इस तरह की घटना, चाहे वो बंगाल में हो या राजस्थान में हो, चाहे वो हरियाणा में हो या मणिपुर में हो या मेघालय में हो या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी, या भारत के किसी भी क्षेत्रों में, चाहे उत्तर प्रदेश में घटित हो, भारत के को जो है देशभक्तों को जो है उसको दिल के आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाती है। बेचारे खामोश तो जरूर रहते हैं, लेकिन अंदर खाने से उसको जरूर कोसते हैं। ये सब तो चुनाव में नजर आ ही जाता है। तो आने वाले चुनाव में जो रिजल्ट आते चले गए, तो इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात चुनाव में से पहले की गई थी, और उसके बाद झोली भर के लोगों ने जब कांग्रेस को गले लगा लिया, तो क्या ये बात मैंडेट माना जाए
कि बजरंग दल के बैन करने के जो मामले थे उसको लेकर कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुन लिया। ये सब जांच का विषय तो बिल्कुल है और इस पर राजनीति तो गर्म रहती है, लेकिन एक स्पष्ट तौर पर है, चाहे दंगा फसाद करने वाली कोई भी हो, चाहे किसी समाज से बिलोंग करता है, सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल कि इसकी जांच कौन करेगा, इनको सजा कौन दिलाएगा। जब जुलूस में तलवार चलने लगे, जब उनके जुलूस में हथियार दिया जाने लगे और एक वीडियो दिखाकर मेवात में अल्पसंख्यकों को भड़काया जाने लगेगा, तो फिर इसको रोकेगा कौन? सवाल तो फिर वही खड़ा है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से कहता चला जाऊं कि इस वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी के जो दांव है वो हमेशा उल्टा पड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और विश्व हिंदू परिषद के कटघरे में खड़ा किया, और जेजीपी के जो दुष्यंत चौटाला ने सरकार के और आयोजकों को खड़ा करके स्पष्ट संदेश दे दिया कि विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के जो उसकी अनुसांगिक इकाइयां हैं, ये सारे अगर भारतीय जनता पार्टी को इसी रास्ते पे ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विनाश तो तय है। यह बात राजनीतिक गलियारों पर तय मानी जा रही है और इसकी चर्चाएं लगातार गर्म है। तो ये तो खुली हुई बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या आरएसएस हो, बैक से तो उनको मदद जरूर करती है और भारतीय जनता पार्टी भी के नेता भी इसे इनकार तो कदापि नहीं करते हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या ऐसे लोग असामाजिक तत्व है? इसकी जांच तो बहुत जरूरी है। सभी लोग तो इसमें कभी नहीं आएंगे, जो मैं मानता हूं, लेकिन बड़ी तो बात यह है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन लोगों को हवा पानी और खाद पानी तो बिल्कुल दे रहा है। जिस तरह मेवात में अल्पसंख्यकों को भड़काने वाले लोग मौजूद हैं, उसी तरह इस क्षेत्रों में इस जो अनुसांगिक इकाइयां हैं इसको भड़काने लोग मौजूद हैं। ऐसे चेहरे बेनकाब होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वही सवाल कि जांच कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि मोनू मानेसर को तो जब हरियाणा की सरकार नहीं खोज पाई तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी तो खोज नहीं पाई। तो कांग्रेस भी इस सवाल के कटघरे में खड़ा तो होना ही चाहिए। ये जवाब तो वहां की जो सरकार है, जो है गहलोत की सरकार है, उसको तो देना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हरियाणा की पुलिस खोज रही है उस तरह से राजस्थान की पुलिस उनको खोज रही है, फिर भी मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जो जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी बताए जाते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती है और उसको बचाने का जो प्रयास होता है, यही तो दंगा भड़काने का मेन वजह होता है, चाहे वो कोई भी हो। जो दिल्ली में जो दंगे हुए और जिस हिसाब से आप पार्टी के जो पार्षद जो है उसमें गिरफ्तार किए गए, और ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि ये क्या सारी पार्टियों में इस तरह के लोग मौजूद हैं? क्या इनको कौन विकसित देता है? यानी भारतीय जनता पार्टी को यदि बजरंग दल और विश्व हिंदू ऐसे लोग फीडबैक देते हैं, तो फिर ऐसे कांग्रेस पार्टी को कौन ऐसा फीडबैक देता है, या आप पार्टी को कौन फीडबैक देता है? गहलोत को कौन फीडबैक दिया? कौन फीडबैक से है कि उन्होंने मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई? ये सवाल का जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं, और इसीलिए भारत की जो छवि बन रही है, इससे हर देशवासी अंदर से जो देशभक्त है उसकी आत्मा में को ठेस लगती है, और भारत को विश्व गुरु बनने के जो सपने देखे जाते हैं उसको तो बड़ी झटका लगता है, बड़ी झटके देखे जाते हैं। क्या इसी तरह भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या भारत में इसी तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर दंगे फसाद हो? क्या वो इन्वेस्टमेंट आएगा? याद कीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में और हिंदी प्रदेशों में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है और राज्यों की अपेक्षा कम क्यों है? इसके पीछे बताया जाता है कि सबसे बड़ी बात वहां के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमेशा खतरे में रहती है। यही वजह है कि बिहार में लोग उद्योग लगाने से, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने से और हिंदी प्रदेशों में उद्योग लगाने से बड़े जो है बिजनेसमैन डरते हैं, क्योंकि कहाँ उनको फिरौती की रकम देना पड़े, कब दंगे फसाद हो जाए। ये सारी बातें इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय तो बना हुआ है। जो मैं जितनी भी बातें की वो सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय ऑलरेडी बना हुआ है। तो हर हाल में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर दांव अभी उल्टा पड़ता चला जाएगा, और अंदर खाने की जो लड़ाई है, जो खिंचातान है और मनमुटाव है, वो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से बढ़ गई है
कि आने वाला जो करीब जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ये सारी चीजें दंगा और फसाद भारत के मिजाज का तो बिल्कुल नहीं है, तो कौन लोग इसको अंजाम दे रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? ये सब एक्सपर्ट के साथ में हमारे ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स पर जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन कि सब्सक्राइब कर दे।